दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं जिसमें इतिहास में हम चर्चा करने वाले हैं ऋग वैदिक काल के बारे में। ऋग वैदिक काल में राजनीतिक जनजीवन कैसा था दोस्तों, इस प्रश्नों के बारे में देखेंगे और बहुत सारे प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर दिए गए, इसी तरह के सवाल पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर हमने ये चैप्टर कभी पढ़ा नहीं। अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इस सीरीज को देख सकते हैं और आराम से स्टडी कर सकते हैं। आज हमारा छठा दिन है। इसके पहले 5 वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें हम लोग भारतीय इतिहास के स्रोत, पाषाण काल, इसके अलावा सिंधु सभ्यता में जो मुख्य स्थल थे, वहां के नगर नियोजन, उद्योग धंधे, सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन के बारे में इस तरह से हमने क्लास लिया। आज हमारा छठा दिन है और आज दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर के 180 तक के सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ सवाल आपको यहां दिया गया है जो आपको सीखने के लिए नए तौर पर मिलता है। दोस्तों हमारे पास यहां फाउंडेशन बैच भी आ गया। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, इस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हिंदी इंडिविजुअल का बैच है उसी तरह से फाउंडेशन बैच हम बना रहे हैं ताकि जो बच्चे गांव से हैं, जो बच्चे शुरुआत करना चाहते हैं कि यार हम विषय को कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, बेहतर स्टडी कैसे हो पाए, तो उनका आप कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि फाउंडेशन बैच के आधार पर दोस्तों आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों और स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सवालों का सिलसिला और देखते हैं कि आपको कितने प्रश्न याद हो पाते हैं। ठीक है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं सब पे चर्चा किया जाएगा। आज हमारा छठा दिन है और बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों ने देखते ही देखते 150 सवाल पढ़ लिए। ठीक है, पहला सवाल लिख रहा है दोस्तों, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा रुकिएगा। अगर दोस्तों वैदिक काल बोलें, अगर हम वैदिक काल बोलें तो ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल बहुत ध्यान से समझिएगा नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आपका। वैदिक काल की बात करेंगे तो वैदिक काल का जो पीरियड था दोस्तों ये 500 ईसा पूर्व, 500 बीसी लिखने की जरूरत नहीं, हिंदी में लिखता हूं दोस्तों मैं यहां पर, 500 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 600 ईसा पूर्व तक आएगा। ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक का समय क्या था, ये वैदिक काल था। आगे वैदिक काल को दोस्तों 2 भागों में बांटा जाता है। एक है दोस्तों ऋग वैदिक काल, क्या है, एक है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जब ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में बांट देंगे तो यही जो टाइम पीरियड है ये 2 खंडों में बट जाएगा, 2 खंडों में अलग अलग हो जाएगा। तो ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो आ जाएगा 1500 ईसा पूर्व, यानी बीसी लिख देना यहां पर, बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक आ जाएगा। ठीक है, याद रखेगा। उसी तरह से उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है यह 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक आ जाएगा। ठीक है, 600 बीसी तक आ जाएगा तो ये खंड बन जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में जो सवाल पूछा है उसका विभाजन या तो पूरा पूछेगा आपसे, या तो अलग से वैदिक काल पूछ सकता है ऋग वैदिक काल, या तो अलग से उत्तर वैदिक काल पूछ सकता है। ये 3 सवाल यहां से बनते हैं। मैंने आपको तीनों सवाल बता दिया, आप ध्यान दीजिएगा कि कब क्या पूछा जा रहा है, उस पर नजर पड़े आपकी। ठीक है, लिख रहा पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति को और किस नाम से जानते थे। दोस्तों पूर्व वैदिक काल कहा जाता था, ऋग वैदिक काल कहा जाता था, या फिर इसको और एक तीसरे नाम से जानते थे, इसको कहा जाता था आर्य संस्कृति। क्या कहा जाता था दोस्तों, आर्य संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि माना जाता है दोस्तों कि जो आर्य थे ये मध्य एशिया से चल करके भारत आए थे और इन्हीं की देन थी ऋग वैदिक काल, तो आर्यों की संस्कृति थी, याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। जब जब हम ये आर्य शब्द पढ़ते हैं, क्योंकि इसी आर्य से भारत का पुराने समय में नाम था दोस्तों आर्यावर्त। क्या नाम था दोस्तों, आर्यावर्त। भारत को हम आर्यावर्त के नाम से जानते थे। तो आर्य शब्द का अर्थ क्या दोस्तों, आर्य शब्द का अर्थ होता है कुलीन। क्या होता है दोस्तों, कुलीन। कुलीन का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, सभ्य। ठीक है, सभ्य या कुलीन इसका अर्थ होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, चाहे कुलीन कहिए, चाहे सभ्य कहिए, चाहे कहीं पर आपको श्रेष्ठ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके अलग अलग अर्थ हैं, इनको भी आप ध्यान दीजिएगा। ये सवाल आपसे पूछता है परीक्षा में। आगे बढ़िए, कुछ और चीजें दिखाता हूं और एकदम बेसिक से हम लोग स्टडी करते हैं जैसे हम लोगों ने पीछे के अध्याय में किया। देखिए सवाल पूछता है आपसे कि ऋग वैदिक काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी ऋग वैदिक काल में, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई। देखिए शासन और प्रशासन, आज भी शासन प्रशासन 2 चीजें होती है, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है गवर्नेंस। गवर्नमेंट और गवर्नेंस बड़ा अंतर होता है, शासन और प्रशासन में बड़ा अंतर होता है। शासन क्या होता है दोस्तों, जो लोग कानून बनाने का काम करते हैं, शासन उनका होता है। प्रशासन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाता है, जो कानून को लागू करने में सहयोग करते हैं वो प्रशासन में होता है। आपसे पूछ रहा कि सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या होती थी दोस्तों, तो दोस्तों यहां कुटुंब को, यहां पर
कुटुंब को या फिर कुल को दोस्तों सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई माना जाता था। किसे दोस्तों? कुटुंब या कुल। जो परिवार होता था दोस्तों, परिवार अपना एक कुल होता है, जैसे आपका अपना कुल होगा, आपका अपना कुल होगा, कुटुंब होगा, उसी को दोस्तों सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई माना जाता था। लेकिन कुटुंब, कुल या परिवार का जो मुखिया होता था या जो प्रधान होता था दोस्तों, यह मुखिया प्रधान क्या कहलाता था? ठीक है, यह मुखिया प्रधान को उस समय क्या कहते थे? तो इसी कुल से बना दोस्तों कुलप। आपसे परीक्षा में पूछता है और बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते हैं। कुछ कहते हैं प्रधान कहा जाता है, कुछ कहते हैं ग्राम प्रधान कहा जाता है। अरे तब इस तरह के शब्द नहीं चर्चित थे, तब उन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों? तब उन्हें कुलप कहा जाता था। क्या कहते थे? जो मुखिया होता था उन्हें कुलप कहा जाता था। एक सवाल और देता है कि अनेक कुटुंब, ढेर सारे कुटुंब, आपका पड़ोसी आ गया, उसका कुल हो गया, उसका कुटुंब हो गया, उनका परिवार हो गया, इन सबको मिलाकर के जो इकाई बनती थी उसे क्या कहा जाता था दोस्तों? तो देखिए, आपका अपना कुल होता था, आपका अपने कुटुंब का कुलप होता था, उसी तरह से ढेर सारे कुल को मिलाकर के ग्राम का निर्माण होता था। क्या बनता था? ग्राम। ग्राम वही जिसे आप गांव की संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे आप गांव कहते हैं, उस गांव का निर्माण होता था। यानी गांव का निर्माण कैसे होता था? अनेक कुटुंब को मिलाकर के, अनेक परिवार को मिलाकर के ये गांव बनता था। लेकिन गांव या गांव का मुखिया जो होता था दोस्तों, क्या कहलाता था? आज हम गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? तो वर्तमान में जो गांव का मुखिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान में उसे हम प्रधान कहते हैं। लेकिन उस जमाने में दोस्तों उसे प्रधान नहीं कहा जाता था। उस जमाने में उसे क्या कहा जाता था? उस जमाने में उसे ग्रामणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामणी। गांव के प्रधान को क्या कहते थे दोस्तों? उस जमाने में उसे ग्रामणी कहते थे। ठीक है, याद रहेगा ना? आगे देखिए, लिख रहा अनेक गांव को मिला करके किस इकाई का निर्माण होता था? उस आपको बताना है कि कौन सी इकाई बनती थी। जैसे आज ढेर सारे गांवों को मिला करके दोस्तों ब्लॉक बनता है, आज ढेर सारे गांव को मिलाकर ब्लॉक बनता है, ढेर सारे ब्लॉक को मिलाकर के तहसील बनता है। ठीक है, तहसील बनता है और ढेर सारे तहसील को मिलाकर के जनपद बनता है। ठीक है, और ढेर सारे जनपदों को मिलाकर के राज्य बनता है और ढेर सारे राज्यों को मिलाकर के देश बनता है। ठीक है, यही तो है। यहां पर याद रखिएगा गांव। ठीक है, ग्राम या गांव। तो ये आज का, ये वर्तमान दौर है दोस्तों, ये वर्तमान दौर है। तो हम तो वर्तमान की चर्चा कर नहीं रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों वैदिक काल में, कि वैदिक काल में ढेर सारे गांवों को मिलाकर के क्या बनता था। तो ढेर सारे गांव को मिलाकर के दोस्तों विश्व बनता था। क्या बनता था? विश्व बनता था। इसको ऐसे लिखेगा विश्व। ठीक है, और जो विश्व का मुखिया होता था उसे विश्वपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विश्वपति कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, ये सब ऐसे ऐसे सवाल हैं, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। आप पूरा चैप्टर भी पढ़ेंगे ना तो भी आपको इसी तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जो मैं आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ढेर सारे गांव को मिलाकर विश्व बनता था। विश्व का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था दोस्तों? इसी मुखिया को विश्वपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विश्वपति कहा जाता था। आगे बढ़िए, आगे लिख रहा अनेक विषयों का समूह क्या कहलाता था? ढेर सारे विषयों को मिलाकर के जो समूह तैयार होता था उसे दोस्तों क्या कहते थे? जिस तरह से ढेर सारे ब्लॉक मिलकर के तहसील बनाते हैं, उसी तरह से यहां बनता था जन। क्या बनता था? जन बनता था या फिर कबीला बनता था। क्या बनता था? ढेर सारे विश्व मिल करके क्या बनाते थे दोस्तों? जन या कबीला बनाते थे। कबीला, पूरा एक कबीला हो गया दोस्तों। ढेर सारे विश्वपतियों के द्वारा मिलकर के दोस्तों एक कबीला तैयार होता था। करा जन या कबीले का मुखिया कौन होता था? बताइए, इस कबीले का जो मुखिया होता था दोस्तों उसे क्या कहते थे? बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। इस कबीले की मुखिया को कहा जाता था राजा। क्या कहा जाता था? जो एक कबीले का मुखिया होता था उसे राजा या राजन शब्द से पुकारा जाता था। किसके नाम से? राजा या राजन शब्द से पुकारा जाता था। लिख रहा ऋग वैदिक काल में किसको गोप, गोपति या फिर जन राजन के नाम से पुकारा जाता था। तो उस समय के जो राजा थे या उस समय के जो राजन थे उनको दोस्तों अनेक नामों से जाना जाता था। कहीं उन्हें, क्योंकि जो कबीलों के एक तरह से मालिक होते थे, कबीलों के मुखिया होते थे, कहीं कबीलों के मुखिया को राजा कहा जाता था, किसी दूसरे कबीले के मुखिया को राजन कहा जाता था, किसी अन्य कबीले के मुखिया को गोप कहा जाता था, किसी अन्य कबीले के मुखिया को गोपति भी कहा जाता था। इस तरह से अलग अलग नाम हुआ करते थे। तो घबराने परेशान होने वाली बात नहीं है, इनको समझिए। एक ही जैसे नाम थे, चाहे आप राजा कहिए, चाहे राजन कहिए, चाहे जन राजन कहिए, चाहे गोप कहिए, चाहे गोपति कहिए, ये कबीले के मुखिया ही हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा ऋग वैदिक काल में किस जनतांत्रिक संस्था, जी हां दोस्तों, ऋग वैदिक काल में किस जनतांत्रिक संस्था का मुख्य कार्य न्याय करना था? बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। न्याय करने का काम कौन करता था? जैसे आज वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो आज क्या होता है? अगर हम वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में न्यायपालिका बनी हुई है। ठीक है, आपको न्याय कौन देता दोस्तों? तो यही न्यायपालिका आपको न्याय देती है। न्यायपालिका
अब न्यायपालिका में दोस्तों, न्यायपालिका कई स्तर पे काम करती है, चाहे आप उसको जिला सत्र न्यायालय कर लीजिए, चाहे आप उसको हाई कोर्ट कर लीजिए, चाहे आप उसको सुप्रीम कोर्ट कर लीजिए, अलग अलग लेवल पे कार्य करती। उसी तरह से उस ऋग्वैदिक काल में जो जनतांत्रिक संस्था थी, जनतांत्रिक मतलब जनता के लिए जो संस्था थी जो मुख्य रूप से न्याय करती थी, उसको क्या कहते थे, उसे हम सभा कहते थे। ठीक है, उसे हम क्या कहते थे दोस्तों, उसे हम सभा कहते थे, याद रखेगा। ठीक है, न्याय का कार्य कौन करती थी, सभा करती थी। लिख रहा ऋग्वैदिक काल में किस जनतांत्रिक संस्था का मुख्य कार्य राजा का निर्वाचन करना, यानी राजा का चुनाव करना कि कौन उस पूरे कबीले का राजा होगा, कौन उस पूरे कबीले का मुखिया होगा, यह चुनाव कौन सी संस्था करती थी, उस पर अंकुश रखना, किस पर, उस राजा पर, उस मुखिया पर अंकुश रखना और प्रशासन में उसकी सहायता करना। यह सारे काम कौन करता था दोस्तों, तो इन सभी कार्यों को करता था समिति। कौन करती थी, याद रखेगा, सभा और समिति, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, इन्हें प्रजापति की पुत्रियां माना गया, प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में दोस्तों पुकारा गया है, सभा और समिति को। इसको भी याद रखेगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, लिख रहा ऋग्वैदिक काल में कौन सी जनतांत्रिक संस्था मुख्यतः धार्मिक एवं सैनिक महत्व का कार्य करती थी। धार्मिक और सैनिक महत्व का कार्य कौन करती थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, इस पर स्टार लगा लीजिए, जबरदस्त सवाल है, अच्छे अच्छे बच्चों को तैयार नहीं होगा। याद रखेगा, इसे कहते थे विदत। क्या कहते थे दोस्तों, इसे विदत कहा जाता था। एक ऐसी जनतांत्रिक संस्था, एक ऐसी सोसाइटी, ठीक है, एक ऐसी संस्था जो धार्मिक और सैनिक महत्व पर दोस्तों कार्य देखती थी, उसे हम विदत कहते थे। ठीक है, और जो न्यायपालिका का कार्य देखती थी उसे सभा कहते थे। राजा का चुनाव करना, उनकी कार्य में मदद करना, उस पर नियंत्रण रखना कि राजा गलत तरीके से कार्य ना करे, इसका काम किसका होता था, यह काम होता था समिति का। ठीक है, यह काम होता था समिति का। यह भी एक संस्था है, जनतांत्रिक संस्था है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ के, क्या बिल्कुल मजा आएगा। देखिए जिस तरह से यहां पर दोस्तों आप खाली ये सोचिए ना कि कैसे आपके 5 दिन बीत गए और 150 सवाल आपने पढ़ लिया, पता भी नहीं चला, और आज कैसे 180 सवाल खत्म हो जाएगा यह भी आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों स्टडी 91 की क्लास है, जब चीजें समझ में आती है ना तो समय का पता नहीं चलता है। मैं बहुत तेज तो पढ़ा नहीं रहा हूं, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, समय का पता बिल्कुल नहीं चलता दोस्तों। ये अपना हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, टॉप सेलिंग बैच है दोस्तों। आप सोचिए कि YouTube पर जब नितिन सर ने इतना अच्छा पढ़ाया, तो नितिन सर की जब पेड क्लास ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मतलब आपकी सोच से परे वहां पर मेहनत किया गया दोस्तों। आप आइए एक बार ज्वाइन करिए, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, इस पर कॉल करके अलग अलग विषय के बारे में, अलग अलग बैच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किताबें भी आ चुकी हैं, अगर यहां भरोसा नहीं तो किताब खरीद के पहले देख लीजिए कि स्टडी 91 के द्वारा जो जारी की गई किताबें, क्या उसमें कंटेंट क्वालिटी है कि नहीं है। भारत के किसी भी कोने से ऑर्डर करो, हर जगह किताब पहुंच जाएगी, ज्यादा नहीं 3-4 दिनों में दोस्तों किताब आपके घर चली जाती है। ट्रैकिंग आईडी मिलता भैया, अपनी किताब को ट्रैक कर सकते हैं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। ठीक है, बस नंबर का ध्यान देना, वेबसाइट एप्लीकेशन का ध्यान देना, यहां से परचेज करना और कहीं से नहीं। ठीक है, लिख रहा आर्य भारत में संभवतः कहां से आए थे। दोस्तों कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ था, और यही आर्य जिनके वजह से दोस्तों भारत को आर्यावर्त भी कहा गया। कहा जाता है आर्य कहां से आए थे, तो माना जाता है दोस्तों ये मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे दोस्तों, ये मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहां से आए थे दोस्तों, मध्य एशिया से आए थे, ये माना जाता है, एक ट्रू इसको माना जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला लिख रहा दोस्तों, अच्छा कुछ हमारे देश में ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अलग अलग राय दिया है, तो उसको भी आपको याद रखना। जैसे कुछ सवाल आता है कि उत्तरी ध्रुव प्रदेश, आपने पोल देखा होगा, आपने पृथ्वी देखा होगा, तो ऊपर के साइड उत्तरी ध्रुव है, नीचे के साइड दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव उत्तर में, और दक्षिण में क्या दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव है। यहां पर क्या दोस्तों, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो आर्य हैं ये उत्तरी ध्रुव प्रदेश से आए थे दोस्तों, और उन्हीं को आर्यों का आदि देश माना जाता। भैया ये कहा किसने, आपसे खाली इतना पूछ रहा दोस्तों, तो याद रखेगा बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। किसने कहा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। याद रखेगा बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्होंने दोस्तों इनका जो है एक नारा भी बड़ा फेमस था, बताइए कौन सा। ठीक है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये इनका नारा था दोस्तों, याद रखेगा। इन्हीं के द्वारा दोस्तों एक किताब लिखी गई, गीता रहस्य। कौन सी किताब लिखी गई, गीता रहस्य लिखा गया। उसी गीता रहस्य में दोस्तों इन सब चीजों का वर्णन भी दिया गया है, तो याद रखेगा। ठीक है, भी इंपॉर्टेंट है। लिख रहा दयानंद सरस्वती, नाम तो सुना ही होगा। दयानंद सरस्वती ने 1875 में, आगे आप पढ़ेंगे इनके बारे में, हम लोग चर्चा किया जाएगा। 1875 में दोस्तों आर्य समाज की इन्होंने स्थापना किया। किसकी स्थापना किया, आर्य समाज की स्थापना किया था। उसी तरह से एक बहुत बड़े विद्वान थे कीथ, एक बहुत बड़े विद्वान थे पॉजिटर। इन्होंने आर्यों का आदि देश कहां बताया दोस्तों, तो इनके अनुसार दोस्तों इन लोगों ने कहा कि भाई आर्य कहां से आए थे, इन्होंने कहा पामीर से आए थे। पामीर दोस्तों तिब्बत का जो पठार है,
उसी को दोस्तों पामीर कहा जाता है। तो इन लोगों का मानना था कि ये आर्य कहां से आए थे दोस्तों, ये पामीर से चलकर आए थे, तिब्बत के पठार वाले क्षेत्र से आर्यों का आगमन हुआ था, ये माना जाता है। तो ये दो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला सवाल है, परीक्षा में बार बार आता है। देखिए आपके सामने तो 3 सवाल हो गए, कुछ ने कहा कि ज्यादातर लोगों ने कहा कि भाई आर्य मध्य एशिया से चलकर आए, कुछ ने कहा, कुछ में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि भाई आर्य मध्य एशिया से आए थे और वही उनका आदि देश था, खास करके उत्तरी ध्रुव का जो स्थान था, ठीक है, मध्य एशिया के बाद उत्तरी ध्रुव का स्थान है ऊपर की तरफ। दयानंद सरस्वती ने और कीथ ने और पॉजिटन ने कहा कि भाई ये पामीर तिब्बत से चलकर आए हुए थे, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए लिख रहा डॉक्टर अवनीश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद ने आर्यों का आदि स्थल किसे बताया। बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, डॉक्टर अवनीश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद। आगे दोस्तों ऋग्वैदिक काल पर हम बहुत कुछ चर्चा करने वाले, आज तो हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में देख रहे हैं, इनके बारे में समझ रहे हैं, आगे आपको धार्मिक आर्थिक जीवन के बारे में बताऊंगा, वहां के लोगों के बारे में बताऊंगा, रहन सहन के बारे में बताऊंगा, बहुत कुछ चर्चा होगा, घबराने वाली बात नहीं है, आप आराम से समझ लो पहले, ठीक है। तो यहां लिख रहा दोस्तों डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद, ये दो विद्वान थे जिन्होंने आर्यों का आदि स्थल बताया कि भैया ये लोग सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। कहां से आए थे दोस्तों, सप्त सैंधव प्रदेश से चलकर आए थे दोस्तों, इसे भी याद रखेगा। तो ये 3-4 थ्योरीज हैं दोस्तों अलग अलग, इनको आप जरूर समझ लीजिए, पढ़ने से पहले इन थ्योरी के बारे में जानते रहेंगे तो आगे और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन आप पंडित गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का आदि स्थल दोस्तों कौन सा है, पंडित गंगानाथ झा के अनुसार दोस्तों आर्यों का आदि स्थल है ब्रह्मर्षि देश। कौन सा है दोस्तों, ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मर्षि देश दोस्तों ये आर्यों का आदि स्थल है, क्योंकि आर्य जो थे दोस्तों संस्कृत के बारे में बहुत बड़ी जानकारी रखते थे, ठीक है, और इनकी मूल भाषा क्या थी, संस्कृत। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज किया दोस्तों, तो आगे जब वैदिक काल में आएंगे तो वैदिक काल में दोस्तों 1000 ईसा पूर्व के आसपास आपको पता चलेगा कि आर्यों ने लोहा की खोज किया। किसकी खोज किया, लोहा की खोज किया। और होता कहां से दोस्तों लोहा की खोज, तो याद रखेगा अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा का नाम सुना होगा, मैंने पहले भी आपको बताया अतरंजी खेड़ा के बारे में। अतरंजी खेड़ा हो गया, हस्तिनापुर हो गया, हस्तिनापुर हो गया, जहां से दोस्तों पहली बार आर्यों ने लोहे की खोज किया, क्योंकि इसके पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां लोग तांबा के बारे में जानते थे, टीन के बारे में जानते थे, सोना चांदी के बारे में जानते थे, ठीक है, कांसा के बारे में जानते थे, उसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते थे। लेकिन यहां पर दोस्तों लोहे का भी खोज हो गया, तो इसे भी आप याद रखेगा, यह महत्वपूर्ण खोज था जो कि ऋग्वैदिक काल के दौरान हुआ था। ऋग्वैदिक काल का समाप्ति हो रहा था, उत्तर वैदिक काल का उदय हो रहा था, उसी दौरान हुआ था। आगे लिख रहा दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन एक नदी है कुभा नदी। जी हां दोस्तों, नदी का नाम है कुभा नदी। उस जमाने में उसे कुभा कहा जाता था, वर्तमान में इसे क्या कहा जाता दोस्तों, यह सवाल पूछ रहा है, तो याद रखेगा उस नदी का नाम दोस्तों वर्तमान में काबुल नदी है। क्या कहा जाता है दोस्तों, वर्तमान में कुभा को किस नाम से जानते हैं, काबुल नदी के नाम से जानते हैं। याद रखेगा कहां बहती है दोस्तों, तो अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान की राजधानी कहां है, वो भी इसी नदी के तट पर बसा हुआ है, इसलिए उसे काबुल कहा जाता है, ठीक है। काबुल नदी के तट पर दोस्तों काबुल नामक स्थान है जो अफगानिस्तान की राजधानी हुआ करती थी, इसे भी आप याद रखेंगे। कुभा इसका पुराना नाम है, परीक्षा में आता है कि बताइए काबुल नदी का पुराना नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, कुभा। इसी तरह से उल्टा सीधा, मतलब आगे पीछे करके एक देगा एक गायब करेगा और आपसे पूछेगा। जैसे एक सवाल दे रहा हूं कि ऋग्वैदिक कालीन नदी है वितस्ता। वितस्ता का दोस्तों आधुनिक नाम क्या है दोस्तों, वितस्ता के बारे में आपको बताना चाहूंगा, आगे आप पढ़ेंगे चल करके। वितस्ता का युद्ध, क्या पढ़ेंगे, वितस्ता का युद्ध। एक्चुअली में वितस्ता नदी के किनारे युद्ध हुआ था, जिसे हम हाइडेस पीच का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइडेस पीच, हाइडेस पीच का युद्ध, ठीक है, हाइडेस पीच का युद्ध भी कहते हैं। और ये हाइडेस पीच का जो युद्ध था दोस्तों, ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था, ये राजा पोरस, सिंध का राजा था पोरस, और मकदुनिया का शासक था दोस्तों सिकंदर। ये भारत चलकर आया था और इसी पोरस और सिकंदर से लड़ाई हुई थी झेलम नदी के तट पर। किस पे, याद रखेगा, झेलम नदी के तट पर। तो उस जमाने में दोस्तों झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता था, इसीलिए इसे क्या कह दिया गया, वितस्ता का युद्ध कह दिया गया। तो रटने वाले रट लेते हैं कि भाई पोरस और सिकंदर के बीच में जो लड़ाई हुआ वो हाइडेस पीच का युद्ध है या वितस्ता का युद्ध। क्यों वितस्ता का युद्ध कहा गया ये किसी को नहीं पता, क्यों, क्योंकि यह युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था और इसीलिए दोस्तों इसे वितस्ता का युद्ध कहा गया। एक और सवाल आपसे पूछूं मैं कि सिकंदर जो भारत से वापस भाग गया, उसकी सेना ने किस नदी को पार करने से इंकार कर दिया। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो जवाब आएगा वो या तो सिंधु आएगा या तो झेलम आएगा, दोनों जवाब गलत है। याद रखेगा सिकंदर की सेना ने रावी नदी को पार करने से मना किया था कि भैया अब नहीं डाक पाएंगे, उधर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है, दौड़ा के मारेगा, लौट चलो यहां से, जिंदा वापस भाग जाओ, यहां से भाग गए, ठीक है। तो याद रखेगा इंपॉर्टेंट सवाल है भी है, रावी नदी को पार करने से दोस्तों उसकी सेना ने मना किया था। आगे पढ़िए, आगे आएगा, चर्चा आएगा, सिकंदर के बारे में चर्चा किया जाएगा, घबराई मत, सब कुछ आएगा यहां पर। इस क्लास में आपको सब कुछ मिलने वाला है, एक सिंगल टॉपिक दोस्तों आपसे छूटेगा नहीं, आप खाली पढ़ते चलिए।
लिख रहा है ऋग्वैदिक कालीन नदी अस्किनी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? अस्किनी नदी। वर्तमान में दोस्तों इस अस्किनी नदी का नाम क्या है आपको बताना है, तो याद रखिएगा चिनाब नदी को दोस्तों, जो चिनाब नदी है जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी, उसी को दोस्तों अस्किनी के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा अस्किनी किसका नाम है? ये चिनाब नदी का ही नाम है। चिनाब नदी का दूसरा नाम क्या है? अस्किनी नाम है। इसको भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और भी इस तरह के ढेर सारे सवालों का कलेक्शन में आज लेके आया हूं, सुनते चलिए। ऋग्वैदिक कालीन नदी है दोस्तों परुसड़ी नदी, या तो इसे पुरुषड़ी कहते हैं या कहीं कहीं पर दोस्तों इसे परुसड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परुसड़ी नदी। तो आपको बताना दोस्तों परुसड़ी नदी का वर्तमान में नाम क्या है, तो वर्तमान में दोस्तों परुसड़ी को हम रावी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वही नदी दोस्तों जिसे सिकंदर ने पार करने से मना कर दिया था, उसकी सेना ने पार करने से मना कर दिया था। यहां हिंट कर लीजिए, सिकंदर की सेना ने, सिकंदर की सेना ने नदी पार करने से, रावी नदी पार करने से मना कर दिया। ये भी आप याद रखिएगा, ये आपके लिए की पॉइंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आगे देखिए क्या लिखा है, लिख रहा ऋग्वैदिक कालीन नदी सुतुद्री। कहीं कहीं सुतुद्री ऐसे लिखा है, कहीं कहीं पर दोस्तों सुतुद्री ऐसे लिखा मिलेगा। ठीक है, ऐसे लिखा मिलेगा, तो घबराइए मत। सुतुद्री का दोस्तों, ये सुतुद्री किसका नाम था? याद रखेगा सतलज का नाम था। किसका नाम था दोस्तों? ये सतलज नदी का नाम था सुतुद्री। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सतलज नदी को उस जमाने में किसके नाम से जानते थे? सुतुद्री नाम से जानते थे। लिख रहा ऋग्वैदिक कालीन नदी है विपाशा। विपाशा दोस्तों अब किस नाम से जानी जाती है? तो विपाशा को हम व्यास नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? विपाशा को हम व्यास नदी के नाम से जानते हैं। जी हां, आप याद रखिएगा व्यास नदी। विपाशा को किसके नाम से जानते हैं? व्यास नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सारी नदियां जाकर पाकिस्तान में जाकर मिलती हैं। एक स्थान है मिठानकोट, याद रखिएगा मिठानकोट। यहां स्टार लगा दे रहा हूं दोस्तों, मिठानकोट के पास जाकर दोस्तों ये जो चारों पांचों नदियों का ग्रुप है, ये जाकर दोस्तों मिल जाता है मिठानकोट के पास, जो पाकिस्तान में स्थित है। वहां पर जाकर के ये सिंधु नदी से ये सारी नदियां जाकर के मिल जाती हैं। ठीक है, आगे लिख रहा है दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन नदी है दृष्टद्वती। क्या लिखा दोस्तों? फिर से साफ साफ लिख दे रहा हूं, देखिए ऐसे करिएगा, दृष्टद्वती। ठीक है, दृष्टद्वती। इस दृष्टद्वती को अब किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखेगा ये राजस्थान में बहती दोस्तों घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी याद रखेगा। कहां पर दोस्तों? ये राजस्थान में है, राजस्थान में है आपका घग्गर नदी, जिस नदी के किनारे दोस्तों हम लोगों ने कालीबंगा के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? कालीबंगन के बारे में पढ़ा था, कालीबंगा के बारे में पढ़ा था। उसका नाम, उसका पुराना नाम क्या है? ये आपके लिए नया सवाल होगा, क्योंकि आप लोगों के लिस्ट में नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखेगा दृष्टद्वती नदी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो घग्गर नदी को कहा जाता है। लिख रहा ऋग्वैदिक कालीन नदी है गोमती। ठीक है, इस गोमती का आधुनिक नाम, सॉरी गोमती तो खुद ही आधुनिक नाम है, इसका पूर्व नाम क्या था दोस्तों? ठीक है, गोमती का आधुनिक नाम नहीं दोस्तों, गोमती का पूर्व नाम क्या है ये पूछना चाहिए। आधुनिक हटा दीजिए, आधुनिक तो यही है। पूर्व नाम था दोस्तों गोमल, तब इसे गोमल के नाम से जानते थे। किसके नाम से? गोमल नदी के नाम से जानते थे। ठीक है, तब इसे गोमल नदी के नाम से जानते थे। लिख रहा ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा, जी हां दोस्तों नदियों में प्रमुख माना गया है। नदीतमा दोस्तों किसे कहा गया है? तो याद रखेगा सरस्वती नदी को दोस्तों नदीतमा कहा गया है। ठीक है, सरस्वती नदी को क्या माना गया है? नदीतमा माना गया है। वर्तमान में आप देखते हैं कि सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी। कहा जाता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, बट यहां सरस्वती अदृश्य रूप में है। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि हरियाणा में भी सरस्वती का शोध किया गया, लेकिन यह नदी पूरी तरह से भारत में विलुप्त हो चुकी है। हालांकि ऋग्वेद में दोस्तों इसे नदियों में प्रमुख माना जाता था, इसे नदीतमा कहा जाता था। क्या कहते थे? नदीतमा कहा जाता था। आपको पता चला क्या कब 30 सवाल समाप्त हो गया? आप गिन लीजिए, गिनती कर लीजिए, पूरे के पूरे 30 सवाल दोस्तों समाप्त हो गए। मैं क्या करूं यार, मैं भी चाहता हूं कि आपको ढेर सारा पढ़ाऊं, लेकिन अब आपकी क्लास ही समाप्त हो जा रही है। ठीक है, चलिए आगे की क्लास में दोस्तों हम चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक काल में आगे के चैप्टर में, जिसमें उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जनजीवन के बारे में देखेंगे और उससे संबंधित सवाल भी हम लोग किया जाएगा। दोस्तों ऐसे विषय जो यूट्यूब पर पूरी तरह से निःशुल्क पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स है, जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। सैंपल के तौर पर दोस्तों किताब आपको दिखा रहा हूं, आप चाहें तो इन किताबों को भी ऑर्डर कर सकते हैं। इन किताबों को खरीदेंगे तो सीधा पैक होकर आपके घर जाएगी, बिना किसी डिलीवरी चार्ज के, बिना किसी शिपिंग चार्ज के किताब आपके घर पहुंचाई जा रही है। तो आप चाहें तो इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये परचेज करिए, बाकी पेड कोर्स है, सब कुछ दिया गया आपको। अच्छा लगा हो दिल से तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर से करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, लोग आकर जुड़े चैनल से। एक बार चेक कर लीजिए कि आपने नोटिफिकेशन ऑन किया कि नहीं। देखिए यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तभी आपके
पास मैसेज जाएगा कि नितिन सर की क्लास लाइव हो रही है या आ रही है, तब आप उसे देख पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।